हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत जरूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। सो एंड तक देखिएगा। अगेन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है। देखो, एथिक्स क्या होता है। एथिक्स का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, काम करने का एक तरीका। अब वो तरीका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो एथिक्स क्या करता है, हमारे काम करने के तरीके को एक तरीके से डिवाइड कर देता है कि हम काम अच्छे तरीके से करते हैं या बेकार तरीके से करते हैं। बिजनेस एथिक्स में क्या होता है, बिजनेस कहता है कि आप अच्छे तरीके से काम कीजिए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए काम कीजिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग काम कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि बिजनेसमैन गिव्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स एट अ रीजनेबल प्राइस टू देयर कस्टमर। कि बिजनेसमैन क्या करे, अपने कस्टमर्स को सही दाम पर अच्छी क्वालिटी का माल जो है टाइम टू टाइम सप्लाई करती रहे, देती रहे, विदाउट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। दे मस्ट अवॉइड इंडल्जिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उनको गलत बिजनेस के तरीके नहीं अपनाने चाहिए, जैसे कि अडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं करनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी नहीं करना चाहिए। अब जिन लोगों को ब्लैक मार्केटिंग नहीं पता है, वो क्या होता है कि कई बार कोई ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे कि बहुत बार होता है कि एक छोटा-सा हमारा ग्रोसरी आइटम है, अनियन, प्याज़ कई बार क्या होती है कि बहुत महँगी हो जाती है, या फिर हम टमाटर को देख लेते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मंडी वाले स्टॉक करके रख लेते हैं, और जब सामान बाज़ार में डिमांड बढ़ती जाएगी लेकिन सप्लाई होगी नहीं, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, फिर वो जब प्राइस बढ़ जाता है ना, तब महँगे में बेचते हैं अपने सामान को, तो वो ब्लैक मार्केटिंग होती है। ओके। सो दे मस्ट गिव प्रॉपर वेजेस एंड गुड वर्किंग कंडीशन टू वर्कर्स। साथ ही साथ अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है, अगर वो वर्कर्स से काम ले रहे हैं, तो उनको उनके काम के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से उनको वर्किंग एरिया प्रोवाइड करें साफ सुथरा, और उनको जो है वेज अच्छे दें, उनको सैलरी अच्छी प्रोवाइड करें। दे शुड प्रोवाइड रेगुलर टैक्सेशन। हर एक इंसान का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी सरकार को, फिर चाहे मैन्युफैक्चरर है या नॉर्मल एक आम इंसान है या सैलरी वाला एम्प्लॉय है, सभी को टैक्सेशन टाइम पर देना चाहिए, सही तरीके से देना चाहिए। साथ ही साथ दे शुड नॉट फॉलो मोनोपोलीज टू एक्सप्लॉइट मार्केट। मोनोपोलीज को फॉलो ना करें। मोनोपोलीज क्या होती है, जब कोई इंसान या कोई भी इंडस्ट्री एकाधिकार बना लेती है मार्केट में, तो उसे मोनोपोली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मेट्रो इकलौती एक ही कंपनी के अंडर में है। ठीक है, आई नो दैट वो गवर्नमेंट और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है, बट कहा तो एकाधिकार ही जाएगा ना। लेकिन अगर हमारे पास दो तरीके की मेट्रो होती, कि भाई एक तो इस कंपनी की चल रही है, एक्स कंपनी की, और एक वाई कंपनी की चल रही है, तो जिसका जो होता है ना, फिर उनके जो फेयर होते हैं वो थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब जैसे एविएशन इंडस्ट्री में देख लो आप, एयर इंडिया के थोड़े ज़्यादा होते हैं, इंडिगो के थोड़े कम मिलते हैं, स्पाइस जेट के और थोड़े कम मिल जाते हैं, तो कंपटीशन होता है वहाँ पे, क्योंकि मोनोपोली नहीं है। ओके। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स होते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक काम करने का तरीका बताता है, इसमें से ज़्यादा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। ये जो एथिक्स होते हैं, ये हमारी मोरल और सोशल वैल्यूज पे निर्धारित होते हैं, डिपेंड करते हैं। अब देखो, हम बचपन से ही सीखते आते हैं कि किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, ठीक है, किसी का गलत फायदा नहीं उठाना है। तो ये उसी तरीके की मोरल और सोशल वैल्यूज होते हैं। अगर एक कस्टमर, एक ग्रोसरी वाला है, अगर वो मिलावट वाली दाल देगा, तो हो सकता है कोई बच्चा बीमार पड़ जाए। तो एक तरीके से वो बोलते हैं ना कि आप गलत काम करोगे तो पाप लगेगा। वो हमारी मोरल और सोशल वैल्यूज है, जो कि सिंस चाइल्डहुड में सिखाई जा रही है। तो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने अपनी बिजनेस की एथिकल वैल्यूज को बनाया है। ओके। कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो, बिजनेस में पैसा कमाने के लिए गलत चीजों का इस्तेमाल मत करो, अच्छे से काम करो। ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए दूसरे वाले को नीचे धकेल रहे। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो कहता है कि गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप। जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे कि अब हमारे जो लेबर होते हैं उनकी लेबर यूनियन होती है, ट्रेड यूनियंस होती है, और चाहे ऑटो रिक्शा वाला होता है उनकी यूनियन होती है। तो उस तरीके से हम सोशल ग्रुप्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर वॉलंटरी, जो एथिक्स होते हैं ना, जो हमारा बिजनेस एथिक होता है, वो वॉलंटरी एक चीज़ है कि वो इंसान अपने मन से करेगा, किसी के कहने से नहीं करेगा। अब अगर कोई बिजनेसमैन है, वो एक गलत कंपटीशन करता है, सामने वाले बंदे की बुराई करता है प्रोडक्ट की, और अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है, तो वो उसकी अपनी इच्छा है। ठीक है, अब हम उसको उस बात के लिए कि भाई तूने मेरे प्रोडक्ट की बुराई क्यों कर दी, उस चीज़ के लिए हम उसको जेल तो नहीं बचवा सकते ना, उसके खिलाफ केस तो नहीं डाल सकते ना। तो बिजनेस एथिक्स जो है, एक अपने मन से की हुई चीज़ है, वॉलेंटरी एक एक्टिविटी है, इसको हम फोर्स नहीं कर सकते सामने वाले बंदे पे, जिसको करना है वो करेगा ही। ओके।
लास्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है कि रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने के लिए लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को गांव में बिजनेस एथिक्स के बारे में पता ही नहीं है भाई, वो फॉलो कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ही नहीं पता होता है। जो रूरल एरियाज में शॉपकीपर्स होते हैं, वो कुछ भी करते हैं, ना बिल देते हैं, अडल्ट्रेटेड सामान बेचते हैं, कम तोल देते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि भाई इस बात की भी आपको सजा मिल सकती है। इंडिया में कंज्यूमर एक्ट बनाया हुआ है। तो क्या नहीं है यहाँ पर? एजुकेशन नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर लोगों को एजुकेशन मिल जाएगा तो बिजनेस एथिक्स का काम क्या है? लोगों को बताना और समझाना कि भाई आप बेफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाओ, उससे आपको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंस आती है स्टॉप बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस, कि गलत तरीके की जो बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप बंद कर दीजिए। जैसे कि कॉम्पिटिटिव ब्रांड के प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से आप मिस एडवर्टाइज नहीं करेंगे, अडल्ट्रेशन बंद कीजिए, ठीक है। वेटिंग में जो आप गड़बड़ करते हैं वो मत कीजिए, क्वालिटी में गड़बड़ मत कीजिए, प्राइसेस एमआरपी से कम ज़्यादा मत कीजिए। ओके। तो ट्रेड प्रैक्टिसेस में जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनको आप खत्म कर दीजिए। इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, आप अपने कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। इस तरीके से अपने कस्टमर को आप सामान सेल करो कि उसको लगे कि यहीं से लूंगा भाई सामान, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती सामान में, इनका सामान जो होता है पिक्चर परफेक्ट मिलता है। ओके। सेफ गार्डिंग कस्टमर्स राइट, आप अपने कस्टमर के राइट को सेफ गार्ड कीजिए, उसको बिल दीजिए, जिस भी चीज़ की वो डिमांड करता है अगर वो राइटफुल है तो आप उसको वो प्रोवाइड कराइए। प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स, देखो अब शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेबी बना रखा है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कुछ भी गड़बड़ लगती है तो हम क्या करते हैं, सेबी को रिपोर्ट कर देते हैं, या फिर सेबी को लगता है कि ये कंपनी वाला शेयर होल्डर्स के साथ खेल रहा है, गेम खेल जाएगा ये तो सेबी क्या करती है, उसको भी वही रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो इसी तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयर क्या होता है, प्रॉपर पॉलिसी बना करके रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, हर चीज़ के लिए प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, ताकि उससे सही और गलत का पहले से ही पता लग जाता है। अगर आपने कुछ गलत किया तो आप भुगतोगे, और कंपनी ने कुछ गलत किया तो कंपनी कंपनसेशन देगी। ओके। फिर आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट में सबसे ज़रूरी तो यही है कि कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो। एक बार अगर आपने सामान सेल कर भी दिया और बाद में कस्टमर को पता लग गया कि भाई मेरे साथ तो धोखा हुआ है, वो दोबारा आपका सामान लेगा ही नहीं। सो इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी नेसेसरी थिंग इन टुडेज ईरा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। लेबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स बेशक कुछ हो या ना हो, लेकिन लेबर नहीं होगी तो काम कैसे करेगा? सामान मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? कंपनी के 3 लेवल्स होते हैं, लेकिन जो लोअर लेवल होता है ना, जो नॉन मैनेजेरियल लेवल होता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके। सो आपको लेबर के हित में काम करना चाहिए, उनको प्रॉपर वेजेस देनी चाहिए, सेफ्टी देनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, यही हमारा बिजनेस एथिक्स कहता है। अब हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। बिजनेस एथिक्स में तो बस यही था कि सब कुछ अच्छे से करो, सही तरीके से करो, गलत चीज़ें मत करो। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है ये देखते हैं। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज को डायरेक्शन दी जाती है, कंपनी को एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, और उनको कंट्रोल भी किया जाता है कि क्या क्या वो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस ऑफ देयर कंपनीज। कंपनीज के गवर्नेंस के लिए, कंपनीज जो भी काम करती हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार है। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक तरीके से जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वही तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है ना, उसने रूल्स एंड रेगुलेशन सही बनाए हैं तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन सही रहेंगे। अगर उसी ने ही कोई गलत पॉलिसी बना दी है तो कंपनी का काम कहाँ से होगा? कंपनी का तो भाई सब कुछ काम गलत डायरेक्शन में ही जाना है, ठीक है। अगर कंपनी ये पॉलिसी नहीं बनाएगी कि आप फैक्ट्री प्रेमिसेस में जो है अल्कोहल नहीं ले सकते, नहीं कंज्यूम कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करती, रूल ही नहीं बनाती, तो फिर तो सारे के सारे अल्कोहल लेकर आएंगे जो पीने वाले हैं, तो फिर तो कंपनी का काम ही नहीं हो पाएगा। ये तो कंपनी के लिए एक बहुत बेकार चीज़ होगी। सो इसलिए कंपनी की अब जो गवर्नेंस है ना, वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होती है, वो डिसाइड करें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड सही रूल्स। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर्स रोल इन गवर्नेंस इज टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। अब इस सब चीज़ में, इस सब पूरी प्रोसेस में शेयर होल्डर्स का क्या रोल होता है? शेयर होल्डर को हमें पता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होते हैं और वो अकाउंट्स चेक कर सकते हैं एटसेट्रा। तो यहाँ पर उनका काम क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, साथ ही साथ एंड ऑडिटर्स, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, ताकि वो ये सेटिस्फाई कर पाए कि जो कंपनी का स्ट्रक्चर है ना, जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल सही है।
आई रिपीट दिस पॉइंट, शेयर होल्डर्स का काम ये होता है कंपनी की गवर्नेंस में कि वो ये देखें कि कंपनी का सही डायरेक्टर अपॉइंट हो, सही ऑडिटर अपॉइंट हो, और उस ऑडिटर के थ्रू वो कंपनी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चेक कर पाए दैट इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अबाउट बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड सोशल गोल्स विद इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स, कि वो कंपनी के इंडिविजुअल गोल्स, कंपनी के सोशल गोल्स को देश के इकोनॉमिक और सोशल गोल्स को मिला दे, साथ लेकर के चले, इस तरीके से काम करे कि सोशल गोल्स क्या होते हैं कि भाई पोल्यूशन ना हो, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यही सब बेसिक रूल्स होते हैं. तो अगर आप इसके लिए काम करोगे तो कंपनी के सोशल गोल्स और कंट्री के सोशल गोल्स दोनों मैच हो जाएंगे. इकोनॉमिक गोल्स में क्या कहती है कि भाई जो कंपनीज हैं वो टैक्स पे करें, ओके, जीडीपी बढ़ाएं, आउटपुट बढ़ाएं, ये सब कहती है. और हमारे इंडिविजुअल गोल्स क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा सामान बनाएंगे उतना बेचेंगे, तो हो जाएंगे ना मैच. फिर हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इट अश्योर्स दैट देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर्स. कंपनी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मालिक और उसमें काम करने वालों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए. अगर हमारे ओनर्स और मैनेजर्स के बीच में ही झगड़े होंगे तो कंपनी कभी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को सही प्रूफ करने के चक्कर में कंपनी के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देते हैं. ठीक है, वो होता है ना कि एटीट्यूड और मैं के चक्कर में जो है काम कभी नहीं हो पाता. तो यहाँ पे वही चीज़ इंप्लीमेंट करनी है बस आपको. लास्ट पॉइंट, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ गार्ड स्टेक होल्डर. कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता क्या है कि हमारे काम काज में ट्रांसपेरेंसी रखता है, पारदर्शिता रखता है. कंपनी जो भी काम करती है उसके लिए उसके पास हमेशा एक आंसर तैयार होना चाहिए, हर एक स्टेप का प्रूफ तैयार होना चाहिए कि आपने अकाउंट्स में ये चीज़ की है, क्यों की है, दिखाइए. ठीक है, सपोज कंपनी ने दिखा रखा है कि उसने भाई 1 करोड़ रुपीज़ कहीं स्पेंड करे हैं. कहाँ स्पेंड करे दिखाओ भाई, खर्चे में दिखा दिया ना तुमने, दिखाओ कहाँ स्पेंड करे हैं. तो इससे होता क्या, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना उनके राइट सेफगार्ड रहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और बिजनेस एथिक्स की. तो देखो, चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर, जब भी हमें कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, वो आपने मूवीज एंड टीवी सीरीज में देखा होगा कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है और जो हेड होता है उसको बोलते हैं कि भाई तेरे को बदल रहे हैं. कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सीईओ है ना वो बदला जा रहा है. तो बस यहाँ पे यही होता है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं, और कंपनी का अगर स्ट्रक्चर चेंज करना है तो वो हमारा डायरेक्टर जो होता है चेंज कर देते हैं. फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम कंपनी के स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस को अच्छा नहीं रखेंगे तो हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा कर पाएंगे. ठीक है, तो स्ट्रक्चर को इस तरीके से रखिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हमारी देश के तरफ वो पूरी होती रहे. प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर फ्रॉम स्कैम्स. कंपनी में ऑडिट एंड प्रॉपर काम चलता रहता है तो हमारे स्टेक होल्डर्स जो है स्कैम से बच जाते हैं. अब कई बार होता है कि बहुत सारी कंपनीज, मैं नाम नहीं लूँगी, बट अभी रिसेंट में आया था कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के नाम पर कि इनका जो प्रॉफिट है ना सब स्कैम है, और बहुत बड़ा घपला करा है इन लोगों ने. तो उससे क्या हुआ था, एकदम से मार्केट डाउन चलेगी, उसके शेयर की वैल्यूज नेगेटिव में चलेगी. नुकसान किसको हुआ, इन्वेस्टर को नुकसान हो गया ना. तो इसी तरीके से स्कैम के बचाने के लिए कंपनी जो है अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेडी रखती है. फिर आता है इंडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. ये हमारा उसी के मेन पॉइंट में आ जाता है कि शेयर होल्डर्स का जो पार्ट है ना वो इंडिफरेंस रहना चाहिए, वो अलग रहना चाहिए. फिर आ जाता है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन आपको पता ही है, फ्री फ्लो ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर्स. कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, कंपनीज जो जो होती है ना, अगर उनको टेक्नोलॉजी की नीड है तो वो फॉरेन में अपनी टेक्नोलॉजी भिजवाएं या फिर फॉरेन से कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर ले, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सेम इसी तरीके से अगर आपको बाहर से किसी बंदे की ज़रूरत है जो कि आपको लगता है स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्टाइज आपको चाहिए, तो आप बाहर से इंपोर्ट करा सकते हैं, उसको यहाँ इंडिया बुला सकते हैं, और नहीं तो आप अपना भी वहाँ भेज सकते हैं अगर आपको ऑफर आ रहा है तो. ओके, फिर आता है टेक ओवर्स एंड मर्जर्स. जब हमारे टेक ओवर्स और मर्जर्स होते हैं ना, टेक ओवर होता है जब कोई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी आपकी कंपनी को खरीद ले, और मर्जर होते हैं कि दो कंपनियां मिलकर के नहीं बन जाए, जैसे कि वोडाफोन और इंडिया ने मर्जर कर लिया और अब वो वीआई कहलाती है. ओके, सो टेक ओवर मर्जर्स करते वक्त दिक्कत ना आए, सब कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज क्लियर रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो अमेलगमेशन के दौरान, तो इसलिए हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़रूरी होती है. सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको इसमें समझ में आया या फिर कोई इशू तो नहीं है. ओके, हेलो गाइज.